थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स के ऊपर, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और जो ल्यूकोट्राइन हैं, ये बेसिकली ये सेल है ना आपका, तो ब्लैक पेन किधर चला गया, हाँ ये देखो, ये आपका सेल है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की लाइपिड बाई लेयर होती है, यानी इसके अंदर इसके दो लाइपिड की लेयर होते हैं, और इसमें ये जो लाइपिड का पोर्शन है, ये बना किस चीज से है, फास्फोलाइपिड से, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि आपके अंदर, जिस्म के अंदर, सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फास्फोलाइपेज, ठीक है। मैं इधर से शुरू, लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलाइपिड है, तो सेल के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोलाइपेज। नाम से जाहिर है ये वो एंजाइम है जो फास्फोलाइपिड को तोड़े, फास्फोलाइपेज। ये फास्फोलाइपेज जो है, ये क्या करता है, ये फास्फोलाइपिड को तोड़ता है और इसको कन्वर्ट कर देता है, इस फास्फोलाइपिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, एराकिडोनिक एसिड में। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है, इसके ऊपर दो किस्म के एंजाइम्स काम करते हैं। एक किस्म के एंजाइम अगर इसके ऊपर काम करें, जिनका नाम है साइक्लो ऑक्सीजिनेज, कॉक्स। दो तरह के कॉक्स होते हैं, साइक्लो ऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लो ऑक्सीजिनेज 2। अगर ये एंजाइम एराकिडोनिक एसिड पे काम करें, तो ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन की आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, एक्सक्यूज मी F2। जी जी। सर, ये प्लीज दोबारा समझा दे, मुझे ये समझ नहीं आया स्टार्टिंग से। सेल के अंदर, ये सेल है, सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में लाइपिड होते हैं। वो कौन से लाइपिड होते हैं, फास्फोलाइपिड होते हैं। उन फास्फोलाइपिड के ऊपर इसी सेल का एक एंजाइम है फास्फोलाइपेज, वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के नतीजे में वो इस सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलाइपिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू एराकिडोनिक एसिड। अब इस एराकिडोनिक एसिड के ऊपर अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 या साइक्लोऑक्सीजिनेज, COX का मतलब साइक्लो और OX से ऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 या 2 एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करें, तो ये इस एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में, यानी इस एराकिडोनिक एसिड से क्या बन जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्में हैं सर प्रोस्टाग्लैंडिन की। जी जी। सर ये कोऑक्सीजिनेज तो यही एंजाइम है ना जो एस्पायरिन अक्सर जो नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग है उसको ब्लॉक करते हैं। हाँ ये वही है, हम इसी पे मैं आ रहा हूँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, F2, I2 बन जाएगा। लेकिन अगर एराकिडोनिक एसिड के ऊपर आपके दूसरे किस्म के एंजाइम काम करे, जिसका नाम है लाइपोऑक्सीजिनेज, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज था, ये इसको प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करती हैं। अगर लाइपोऑक्सीजिनेज इसके ऊपर काम करें, तो ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ल्यूकोट्राइन। ल्यूकोट्राइन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4। ये आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन जो हमने पढ़ी कि ये इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करती हैं, तो आज आप लोगों को समझ आ गई कि ये आती कहाँ से हैं, ये न्यूट्रोफिल, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हैं और ल्यूकोट्राइन हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये ल्यूकोसाइट से आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल से। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ये कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, और ये जब बन जाते हैं
तो फिर ये क्या है बेसिकली, ये हैं कौन, ये मीडिएटर्स हैं। किस चीज के मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेशन के। क्या मतलब ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन को मेंटेन रखते हैं, इसको जारी करवाते हैं। तो अब जब आप कोई जैसे अभी इसने बात की बच्चे ने कि जब आप किसी बंदे को ब्रूफिन देते हो या पेनाडॉल की गोली देते हो, तो वो बेसिकली क्या करता है, जो नॉन स्टेरॉइड डिक्लोरान का इंजेक्शन लगाते हो, तो वो आते हैं और वो इस साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 एंजाइम्स को बंद कर देते हैं। तो जब ये बंद हो जाती हैं, तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन सकते। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन सकते, तो ये जो, अगर आप लोगों को याद हो कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, E2, ये आपको जो फीवर होता है, फीवर करवाने में इसका रोल है, और पेन महसूस करवाने में भी इसका रोल है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज ब्रूफिन की गोली खाओ या कोई भी एनसेड का हो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो वो इस कॉक्स 1 कॉक्स 2 को बंद कर देंगी। जब ये बंद हो जाएगा, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी नहीं बनेगा। E2 की वजह से तो फीवर और पेन होती थी, तो फीवर भी ठीक हो जाएगी, पेन भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रूफिन और ये बाकी डिक्लोरान और पेनाडोल वगैरह आपका पेन और फीवर ठीक करते हैं, क्योंकि ये मीडिएटर्स को बनने ही नहीं देती, पेन के और फीवर के मीडिएटर्स को। तो एक तो हो गई आपके पास ये बात। इसके अलावा आपके पास कौन-सा आपके जो मीडिएटर अच्छा, अब इनमें रोल, अब ये इनके काम क्या हैं? देखो, आपके पास जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, आपके पास जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, ये सारे के सारे क्या करवाते हैं? वाज़ोडाइलेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? Vasodilation. वाज़ोडाइलेशन, वाज़ोडाइलेशन करवाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, F2, ये सारे के सारे वेसोडाइलेशन करवाते हैं। कैसे वेसोडाइलेशन करवाते हैं? अब ये सुने। ये न्यूट्रोफिल है ना, ये बाहर आया हुआ है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है? ये इस ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियल सेल, ये न्यूट्रोफिल बाहर आया, यहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है, तो न्यूट्रोफिल के अंदर ये वाला काम भी हो रहा है, ये मीडिएटर्स बन रहे हैं, ये मीडिएटर्स आते हैं और इसको इन्फ्लेमेशन की हेल्प करते हैं। तो इन मीडिएटर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये आते हैं और इन एंडोथेलियल सेल्स में आते हैं, और इन एंडोथेलियल सेल्स को मैं बड़ा कर देता हूँ। इस एंडोथेलियल सेल के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देते हैं, और जब इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, और इनके बाहर यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं, इनमें जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक वाज़ोडाइलेटर है, ये इस वेसल को डायलेट कर देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये इस तरीके से ब्लड वेसल को डायलेट करके इन्फ्लेमेशन की मीडिएशन करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है? जो आपके पास ये है लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे के जरिए से बनने वाले ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4, E4 हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके पास, इनका काम ये होता है कि सबसे पहले तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। देखो, ये वेसो डायलेशन करते हैं, ब्लड वेसल डायलेट करते हैं, जबकि ल्यूकोट्राइन क्या करते हैं? ये इनके अपोजिट है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा ये क्या काम करते हैं? ये कीमोटैक्सिस का रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि जो ल्यूकोट्राइन B4 होता है, ये देखो किधर मैंने ड्रा किया है, अब वो पेज मुझसे गुम हो गया है, लेकिन ये ल्यूकोट्राइन B4 जब यहाँ पे बनते हैं, तो ये इधर आते हैं, और ये ल्यूकोट्राइन B4 इधर पड़े हुए हैं। अब यहाँ से जो न्यूट्रोफिल बाहर आएगा ना, अब इस जगह तक पहुंचने के लिए, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वाली जगह तक पहुंचने के लिए, ये देखा कि ल्यूकोट्राइन B4 इधर पड़ा हुआ है, तो इसके पीछे आएगा, और ल्यूकोट्राइन B4 उधर ही बनेगा जहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन चल रही हो। तो ये ल्यूकोट्राइन B4 एज ए कीमोटैक्टिक एजेंट का किरदार अदा करता है कि ये न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता है। तो ये कीमोटैक्सिस करवाते हैं, और आप भी जो है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। दूसरा क्या, अगर ये फेफड़ों के अंदर बने, लंग्स में, तो ये ब्रोंकोस्पेज्म करवाते हैं। ब्रोंकोस्पेज्म का क्या मतलब, कि ये आपके लंग्स की, लेट सपोज ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई, इनका स्पेज्म करवाते हैं। स्पेज्म मीन कंट्रैक्शन। तो जिन लोगों को अस्थमा का मसला होता है, दमे का, उनमें बेसिकली
बेसिकली ये ल्यूकोट्राइन ज्यादा बनते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन में ये सारा प्रोसेस चलता है, ल्यूकोट्राइन बनते हैं। ल्यूकोट्राइन जो है ये ब्रोंकोस्पेज्म करवाते हैं। तो हम उन लोगों को मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन इनकी प्रोडक्शन को कम करती हैं। जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ब्रोंकोस्पेज्म ठीक हो जाता है और फेफड़े जो है वो खुल जाते हैं और सांस लेने में मसला नहीं होता। लेकिन अगर ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 ये बने तो फिर ये ब्रोंकोस्पेज्म करवाते हैं। ये देखो ना, ब्रोंकोस्पेज्म करवाते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और कीमोटैक्सिस करवाते हैं न्यूट्रोफिल की। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन थे वो क्या करवाते थे, वो आपकी वेजोडाइलेशन करवाते थे, ठीक है, और फीवर करवाते थे और पेन करवाते थे। जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको फीवर और उस जगह पे आपको पेन होती है, उसमें आपके इन प्रोस्टाग्लैंडिन का किरदार होता है। इसके बाद कंप्लीमेंट प्रोटीन की अगर थोड़ी सी बात करें, बस फिर इसको खत्म करते हैं क्योंकि मुझे भी बार बार कॉल आ रही है अब्बू की। ये कंप्लीमेंट सिस्टम के ऊपर आज हम थोड़ी सी मजीद बात कर देते हैं। देखो, ये आपके पास ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये कंप्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। प्रो इन्फ्लेमेटरी मीन ये इन्फ्लेमेशन की हेल्प करेंगे, ये इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। प्रो का मतलब ये है। इसके बाद ये कि यानी प्रो इन्फ्लेमेशन है। इसके बाद ये हम कहेंगे कि ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव। नॉर्मली ये इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। अब इन इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीके हैं, जो पाथवे हैं, इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास कौन सा है? क्लासिकल पाथवे। कौन सा पाथवे? क्लासिकल पाथवे। अब क्लासिकल पाथवे के जरिए से कैसे कैसे ये कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं क्लासिकल पाथवे से? उसमें बेसिकली ये होता है, क्लासिकल पाथवे में कंप्लीमेंट प्रोटीन होता है, ये मुख्तलिफ, मैंने इनके अंदर पी लिखा था ना, तो मैं इसके एक के अंदर, इसमें इसके अंदर सी लिख देता हूँ। सी, ये सी से कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट प्रोटीन है। C1, C2, C3, C5 वगैरह। लेट्स सपोज ये C1 है, ये C1 कंप्लीमेंट प्रोटीन है, ये ब्लड वेसल है। लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल के अंदर कोई बैक्टीरिया आया हुआ है, ये कोई बैक्टीरिया आया हुआ है। अब इस बैक्टीरिया के खिलाफ आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई हैं। वो एंटीबॉडीज 2 तरह की होती हैं, IgG और IgM, ठीक है। लेट्स सपोज इस बैक्टीरिया के खिलाफ आपके जिस्म ने एंटीबॉडीज बनाई हैं और वो इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठी हुई हैं, IgG और IgM। अब जो क्लासिकल पाथवे हैं, इसमें ये कंप्लीमेंट प्रोटीन कैसे एक्टिवेट होते हैं? वो ऐसे एक्टिवेट होते हैं कि ये C1 आता है और बैक्टीरिया यानी ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एंटीजीन कहते हैं, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने, उसको कहते हैं एंटीजीन। ये एंटीबॉडीज है ना, जिस चीज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं उस चीज को एंटीजीन कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या हुआ? एंटीजीन है। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबॉडीज बनी बैठी हुई हैं। ये C1 आता है, कंप्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव है, ये आता है और इस बैक्टीरिया यानी इस एंटीजन के ऊपर जो एंटीबॉडीज बैठी हुई हैं, इनके साथ बाइंड हो जाता है। ये C1 आता है और इधर बाइंड होता है। जैसे ही C1 यानी कंप्लीमेंट प्रोटीन 1 इन एंटीबॉडीज के ऊपर बैठता है, फौरन C1 एक्टिवेट हो जाता है और ये बाकी भी एक्टिवेट हो जाते हैं और सारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इस पाथवे, इस तरीके से जो एक्टिवेशन है, इसको हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक है। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया थे, मैं एक और बैक्टीरिया बनाता हूँ, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कुछ चीजें बनाता है। जाहिर है बैक्टीरिया भी एक लिविंग चीज है, तो बैक्टीरिया के कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया ने ये एक चीज बनाई है, तो ये चीज इसने बाहर निकाल ली। जाहिर है प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को तो आप बाहर निकालते हो। ये प्रोडक्ट क्या, ये प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली जाके कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर दे तो इस किस्म की एक्टिवेशन को हम कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे।
ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, तीसरा तरीका हमारे पास कौन सा है? मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन पाथवे। अब ये जो मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन है, MBL, मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन पाथवे, इसमें बेसिकली क्या होता है? जो मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन एक चीज है ना, मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन ये एक चीज है, ये क्या कर देती है इस बैक्टीरिया, इस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो मेनोज पड़ा होता है, मेनोज ये बैक्टीरिया है, ये तीसरा ये इधर से आकर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर लेट सपोज ये मेनोज पड़ा हुआ है, तो जो मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन है ये आता है और ये यहाँ पे बैठ जाता है, मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन। जैसे ही मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन इस मेनोज के ऊपर बैठता है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेनोज बाइंडिंग लेसिथिन पाथवे। इस पे हम इंशाल्लाह मजीद कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते अक्सर जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग तो हम अस्थमा में नहीं दे सकते, तो अगर कोई अस्थमिक पेशेंट हो और उसको क्रोनिक फीवर हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर? हैं। हम क्यों नहीं दे सकते नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग अस्थमा के क्योंकि पेशेंट फिर को? आपने बताया कि ये जो कोऑक्सीजनेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है और इससे वो ये लिकोट्राइन जो पाथवे है ये फिर डबल हो जाती है, मतलब अर्जिनिक एसिड जो है ना ये फिर लिकोट्राइन में कन्वर्ट होता है। तो अच्छा अच्छा जब अच्छा, हाँ मैं ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर लेट सपोज किसी बंदे को अज़दमा है और आप इसको नॉन स्टेरॉइडल जी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दे दो तो वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को बंद कर देता है। जो नॉन जी स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं ना, ये फास्फोलाइपेज को भी आके बंद करती हैं, इसको भी बंद करती हैं, इसको तो बंद करती हैं साइक्लोऑक्सीजनेज को, फास्फोलाइपेज को भी बंद करती हैं, तो ये दोनों नहीं बनते। ठीक है, ये ये सर दोनों चीजें नहीं बनती। बाकी इसमें हम मजीद इंशाल्लाह इसमें डिटेल में अज़दमा वाले चैप्टर में जाएंगे, लेकिन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, स्टेरॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पे इन दोनों एंजाइम्स के ऊपर काम करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह अज़दमा पे पूरा चैप्टर है जहाँ पे ये रिएक्शन मजीद डिटेल में आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी, अल्लाह।